हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद नंदिनी गुप्ता। और आज हम ट्रिक्स देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है वो हमारे फंगाई के एग्जाम्पल्स के लिए ट्रिक है। तो हमारे फंगाई में आ जाता है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड से हैं, याद नहीं रहते, मिक्स हो जाते हैं। तो उनके लिए हमने एक ट्रिक याद करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ की। फाइकोमाइसिटीज़ के लिए जो ट्रिक है वो है राम। तो आर से आप याद करोगे राइजोपस, ए से आप याद करोगे एल्ब्यूगो, एम से आप याद करोगे म्यूकर। तो हमारी ट्रिक क्या है? राम। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी ट्रिक है। इससे आप याद कर लोगे राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। ये हो गया हमारे फाइकोमाइसिटीज़ की बात। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ की। तो एस्कोमाइसिटीज़ की हमारी ट्रिक क्या है? मोटू ने आस पास क्लास रखी। ठीक है, मोटू ने आस पास क्लास रखी। तो मोटू में जो हमारा एम है और एक हमारा टी है, दो लेटर्स से हमने एक ट्रिक बनाई है। एम से तो आप याद रखोगे मुरेल्स, और जो टी है उससे आप याद रखोगे ट्रफल्स। यानी कि मोटू से आपने दो चीज़ें याद रखी, मुरेल्स और ट्रफल्स। और हमको ये भी याद होना चाहिए कि ये दोनों ही एडिबल फंगाई है। मुरेल्स और ट्रफल्स दोनों ही एडिबल फंगाई है। और ये ट्रिक क्या थी इसकी? मोटू। ठीक है, फिर आते हैं मोटू ने आसपास क्लास रखी। तो मोटू ने, जो ने है उससे आपने याद रखा न्यूरोस्पोरा। जो आसपास है उससे आपने याद रखा एस्परजिलस। देखो बिल्कुल ही मैचिंग और राइमिंग से वर्ड्स है। फिर क्लास से आपने याद रखा क्लैविसेप्स, क्लास क्लैविसेप्स। ठीक है, और रखी से आपको कुछ भी याद नहीं रखना। हमारी ट्रिक ये है, मोटू ने आसपास क्लास रखी। ठीक है, फिर बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की। बेसिडियोमाइसिटीज़ के लिए जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? आज उस पर मफलर। तो आज से आप याद रखोगे अगैरिकस। आज ये जी और जे वाला साउंड आ रहा है, और अगैरिकस में भी ये वाली साउंड आती है। तो आज से आपने याद रखा अगैरिकस। उस जो है उसमें अब दो बातें हैं। जो उसका यू है, ये यू है, यू से आपने याद रखा यूस्टिलगो। और जो उसका एस है उससे आप याद रखोगे स्मट, क्योंकि यूस्टिलगो से स्मट होता है। स्मट जो होता है वो डिजीज़ होता है, यूस्टिलगो से ही स्मट होता है। ठीक है, आज उस पर मफलर। तो जो पर था उसका पी से आपने याद रखा पक्सीनिया, और जो उस पर का आर है उससे आपने याद रखा रस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं मफलर से हमको क्या क्या और कैसे याद रखना है। तो मफलर का जो एम है उससे याद रखोगे आप मशरूम। उससे क्या याद रखोगे? मशरूम। और मफलर में ये जो दो डबल एफ आ रहे हैं, इससे ही आप पफ बॉल्स याद रखोगे, क्योंकि पफ बॉल में भी डबल एफ आता है। पफ बॉल में भी डबल एफ आता है। अब मैं आपको बता दूं, जो फंगाई का फर्स्ट पेज है उसमें उसने एनसीईआरटी ने ऊपर लिखा हुआ है मशरूम्स और पफ बॉल्स के बारे में। और बाद में जहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज़ का पैराग्राफ है वहाँ पे बाकी के एग्जांपल्स दे रखे हैं, गैरिकस, यूस्टिलगो, पक्सीनिया वगैरह। तो मैंने ये सारे कंबाइन कर दिए। हमारी उससे ट्रिक क्या बन जाती है? आज उस पर मफलर। आज से आप याद करोगे अगैरिकस। उसका जो यू है उससे आप याद रखोगे यूस्टिलगो, और उसका जो एस है उससे आप याद रखोगे स्मट। फिर पर का जो पी है उससे आप याद रखोगे पक्सीनिया। पर का जो आर है उससे आप याद रखोगे रस्ट। और मफलर में जो एम है उससे याद रखोगे मशरूम। और जो डबल एफ आ रहा है, मफलर में डबल एफ आ रहा है, उससे आप याद रखोगे पफ बॉल। बिल्कुल सिमिलर सी स्पेलिंग है, इसलिए आप इससे ईजिली रिकॉल कर लोगे। फिर हम आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ पे। हमें पता है डॉग और कैट एक दूसरे के बिल्कुल एनिमीज सॉर्ट ऑफ होते हैं, राइट? तो डॉग कैट, तो डॉग का जो डी है उससे आप याद रखोगे कि ये ट्रिक किसके लिए है? ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के लिए। और कैट हमारा निमोनिक है। कैट से हम कैसे याद रखेंगे? जो कैट का सी है उससे आप याद रखोगे कोलेक्टोट्राइकम। जो कैट का ए है उससे आप याद रखोगे ऑल्टरनेरिया। जो कैट का टी है उससे आप याद रखोगे ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ट्रिक वापस से बता देती हूँ। हमारी किसकी क्या ट्रिक बनी? फाइकोमाइसिटीज़ की हमारी जो ट्रिक है वो बनी राम। राम से, आर से आपने क्या याद करा? राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो और एम से म्यूकर। फिर हम करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ का, हमने क्या बनाई? मोटू ने आसपास क्लास रखी। फिर हमारे पास आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। उसके लिए हमारी ट्रिक क्या है? आज उस पर मफलर। ठीक है, अब आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ पे। ड्यूट्रो जो है वो डॉग, यानी कि डी जो है वो ही ड्यूट्रो का भी डी है, इस वजह से हमने डॉग से ड्यूट्रोमाइसिटीज़ याद रखा। डॉग और कैट एनिमीज़ होते हैं, डॉग कैट हमको हमेशा याद रहता है। तो कैट से, सी से कोलेक्टोट्राइकम, ए से ऑल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा। आई होप ये ट्रिक बहुत ही सिंपल और ईजी थी। अब इससे आपको ये एटलीस्ट फंगाई के एग्जाम्पल में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस पर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं।
ये हो गया हमारा ब्रेड मोल्ड। ये क्या है, बेसिकली राइजोपस है, राइजोपस इज फाइकोमाइसिटीज। फिर बात करते हैं, ये हो गया हमारा एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस हमने याद करा भी क्या है, ये एस्कोमाइसिटीज़ में आता है एस्परजिलस। फिर है ये मशरूम। मशरूम हमने कैसे याद करा था, मफलर का जो एम था उससे मशरूम याद करा था, किस में याद करा था, बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में याद करा था जब हमने इसका निमोनिक क्या बनाया था, कैट। ठीक है, मशरूम का आपको मैंने बता दिया, मफलर से याद करा था। एस्परजिलस को हमने आसपास से याद करा था, और राइजोपस था यहाँ पे, तो उसका हमारा सिंपल सा है राम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दिस इज़ बेसिस फॉर डिविजन ऑफ किंगडम फंगाई इनटू वेरियस क्लासेस। ये हमको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो हम इस क्या है ये कि हम फंगाई को किस किस बेस, हमने जो फाइको, ड्यूट्रो, एस्को और बेसिडियो में हमने क्लासीफाई करा है फंगाई को, किस बेसिस पे करा है। तो 3 बातों के बेसिस पे हमने करा है। एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम पे, एक मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के, एक फ्रूटिंग बॉडी के। ये हमारे सेकंड पेज ऑफ फंगाई के ऊपर लिखा है। तो मॉम से आपने याद रखा। अब ये MOM, ठीक है, अब यहाँ पे भी यही आपको MOM दिखेगा, MOM। MOM से आपने याद क्या रखा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉम से याद रखा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉम से क्या याद रखा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। क्लियर। फिर आते हैं मौसी पर। तो मौसी से आपने याद रखा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको मौसी से याद क्या रखना है, M से याद रखा आपने मोड, O से ऑफ, S से स्पोर, और मोड ऑफ स्पोर दिख गया तो फॉर्मेशन ही होगा जब आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। फ्रूट से आपको ऑब्वियसली आप याद क्या रखोगे, फ्रूटिंग बॉडी। तो हमने बेसिकली जो फंगाई की क्लासिफिकेशन करी है एस्को, ड्यूट्रो, बेसिडियो और फाइकोमाइसिटीज़ में, किस बेसिस पे करी है, मॉम, मौसी, फ्रूट। तो हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। क्या क्या, जूओस्पोर्स और प्लानोस्पोर्स, स्पोरांजियोस्पोर या फिर एप्लानोस्पोर, और कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर। अब हम बात करें जूओस्पोर या फिर प्लानोस्पोर। तो जूओस्पोर या फिर प्लानोस्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जूओस्पोर और प्लानोस्पोर, जो प्लानो वर्ड होता है उसका मतलब होता है फ्लैजिला, यानी कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसमें जूओस्पोर या फिर प्लानोस्पोर में। क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो मोटाइल होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जूओस्पोर या फिर प्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर हम इसको, क्योंकि ये फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली फ्लैजिला है तो वाटर में ही होगा, तो ये जो होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, और हमको दिख गया वाटर है, यानी कि ये दे आर फाउंड ओनली इन एक्वेटिक फंगाई, क्योंकि वाटर है तो एक्वेटिक फंगाई है, एक्वेटिक फंगाई में ये प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, फ्यू मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़। अब हम बात करते हैं स्पोरांजियोस्पोर या फिर ए प्लानोस्पोर्स की। तो स्पोरांजियोस्पोर्स या फिर ए प्लानो, अब यहाँ पे आप वर्ड देख सकते हो ए प्लानो। ए प्लानो मतलब ए मतलब एब्सेंट होता है, तो ए प्लानोस्पोर यानी कि फ्लैजिला एब्सेंट है, प्लानो मतलब फ्लैजिला, राइट। तो और ये नॉन मोटाइल, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास फ्लैजिला ही नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन ही खत्म हो गया, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, और ये भी एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, टेरेस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़। एग्जाम्पल हो गया आपका राइजोपस, दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका म्यूकर। अब कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर भी नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। अभी तक दोनों ही एंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड थे, ये पहला बंदा आया है जो कि एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड है। क्लियर है। अब ये थिन वॉल्ड है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया, एस्को और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। मोटाइल सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, पहला वाला, यानी कि जूओस्पोर्स। तो अगली टेबल जो है ये हमारा बेसिकली एक डिफ्रेंसिएशन की टेबल है, इससे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अब क्या है फर्स्ट पॉइंट, तो आप ये देख सकते हो फाइको, बेसिडियो, एस्को, ड्यूट्रो, हम इन चारों की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हैबिटेट के बेसिस पे। तो हैबिटेट के बेसिस पे अगर हम फाइकोमाइसिटीज़ की बात करें तो ये इक्वेटिक हैबिटेट में भी हो सकती है, जो हमने ऊपर देखा। अगर इक्वेटिक हैबिटेट होगा तो जूओस्पोर या फिर प्लानो या फिर प्लेनोस्पोर्स होंगे उसके पास, या फिर ये डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में हो सकती है फाइकोमाइसिटीज़, या फिर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है। अब इस वर्ड पे बहुत क्वेश्चन आता है कि ये कैसी पैरासाइट्स की तरह एग्जिस्ट करती है, ऑब्लिगेट, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की। तो ये टेरेस्ट्रियल है,
हैबिटेट इसका। एस्कोमाइसिटीज़ भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहती है और ये कॉप्रोफिलस होती है, पैरासिटिक होती है। कॉप्रोफिलस का क्या मतलब, जो कि काउ डंक और फीसेस पे सर्वाइव करती है, पैरासाइट की तरह उधर से न्यूट्रिशन डराइव करती है, तो ये कॉप्रोफिलस होती है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो होती है वो भी टेरेस्ट्रियल होती है, बट अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये डिकम्पोजर्स होते हैं। कौन? ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो होती है वो डिकम्पोजर्स होती हैं एंड दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप मेरे को बता सकते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के लिए हमने निमोनिक क्या याद करा था? हमने याद करा था डॉग, कैट। डी से ड्यूट्रोमाइसिटीज़ और कैट से, सी से कॉलेक्टोट्राइकम, ए से ऑल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा। याद होना चाहिए, मैं आपको साथ साथ याद करा रही हूँ, ठीक है। फिर हम आते हैं माइसीलियम पे। फाइकोमाइसिटीज़ में ए सेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। अब सब में बाकी तीनों में ही सेप्टेट कंडीशन है, सिर्फ एक फाइकोमाइसिटीज़ हमारा एक्सेप्शन था जहाँ पे ए सेप्टेट कंडीशन होती है और सिनोसिटिक हाइफे होता है, ठीक है। तो बेसिडियो इज सेप्टेट, एस्को इज सेप्टेट एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़ इज सेप्टेट। अब हम आते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स पे। अब एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करी जाए तो अभी हमने पढ़ा कि ज़ूओस्पोर्स तो एक्वेटिक मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ में मिलता है, और स्पोरांजियोस्पोर्स, ज़ूओस्पोर्स को और क्या कहते हैं? प्लानोस्पोर्स, और स्पोरांजियोस्पोर्स को और क्या कहते हैं? ए प्लानोस्पोर्स। तो स्पोरांजियोस्पोर्स जो होते हैं वो हमको टेरेस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ में मिलता है। अब बात आती है बेसिडियोमाइसिटीज़ की। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो एसेक्सुअल स्पोर है उसमें एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में। अभी हमने पढ़ा एस्को और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में। आप बताओ कि एसेक्सुअल स्पोर क्या पढ़ा था अभी हमने? कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर। और ये कैसे बनते थे? एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली। और मैं फिर आपको बता देती हूँ कि ज़ूओस्पोर जो था ये भी एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड थे, और स्पोरांजियोस्पोर भी एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। किसके अंदर? स्पोरांजियम के अंदर। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स की। सेक्सुअल स्पोर्स जो हम सबसे पहले बात करें वो है फाइकोमाइसिटीज़ के। तो फाइकोमाइसिटीज़ का जो सेक्सुअल स्पोर है उसका नाम क्या होता है? जाइगोस्पोर या फिर ऊस्पोर। एनसीईआरटी ने पहले ऊस्पोर लिखा है ऊपर जब लिखता है वो, और जब वो फाइकोमाइसिटीज़ का डिस्क्रिप्शन पूरा देता है तब उसने जाइगोस्पोर लिखा है, ठीक है। तो हमको पता है सेक्सुअल स्पोर्स आर 2n in the case of phycomycetes. Why? Because they are formed by the fusion of two gametes. अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो सेक्सुअल स्पोर होता है उसको क्या कहते हैं? बेसिडियोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज़ के सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर, ठीक है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में देयर इज़ नो सेक्सुअल स्पोर। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में देयर इज़ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बेसिडियोमाइसिटीज़ में देयर इज़ नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल टिप्स पे आपके पॉइंट्स याद होने चाहिए। बात अब करते हैं हम सेक्स ऑर्गन की। तो फाइकोमाइसिटीज़ में प्रेजेंट है। अब हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज़ की। देख लो आप, ये बेसिडियोमाइसिटीज़ है, इसी की हम बात करें कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट फिर भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। आप समझ पा रहे हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल ऑर्गन्स तो एब्सेंट है पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की। तो एस्कोमाइसिटीज़ में तो सेक्स ऑर्गन्स ऑब्वियसली प्रेजेंट है, और हमने क्योंकि कहा कि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है यार, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट हैं, और सेक्सुअल स्पोर्स तो ऑब्वियसली एब्सेंट है। अब बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइकोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है दैट इज़ बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है दैट इज़ एस्कोकार्प। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में भी हमारी फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। तो सिर्फ दो के पास फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ की फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प, और एस्कोमाइसिटीज़ की फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। क्लियर? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था कि फाइकोमाइसिटीज़ में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। किसके थ्रू होती है? ज़ूओस्पोर या फिर ऊस्पोर्स के थ्रू। फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ में प्रेजेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है? नहीं। क्या सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट है? येस प्रेजेंट है। क्या कहते हैं उनको? बेसिडियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। क्या सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। और इनके सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर कहते हैं। और इनके ए सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं या फिर कोनिडियोस्पोर कहते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज़ में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है।
सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो हमको पता है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। इस वजह से कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं है, कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, पर इसके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूर प्रेजेंट है इसमें। और किसके थ्रू होती है? कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर के थ्रू। सो आई होप ये जो टेबल है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और ये आपको याद भी मैंने साथ साथ करा दी है, ठीक है। तो अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेरेंट फंगाई, जो कि हेप्लॉइड होता है, पेरेंट। तो पेरेंट फंगाई में सबसे ज़्यादा पहले दो पेरेंट्स आते हैं, ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, ठीक है। दो पेरेंट्स आते हैं, उनमें प्लाज्मोगैमी होती है, या देयर इज़ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। सेकेंड होता है कैरियोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही हम कैरी ऑन कहते हैं, इस वजह से हमने बोला कैरियोगैमी। गैमी मतलब फ्यूजन, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, तो ये हमारा बन गया जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये फर्दर क्या करता है? मियोसिस करता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन करता है। मियोसिस करने के बाद ये एन, ऑब्वियसली जब 2n का कोई ऑर्गेनिज्म था उसने मियोसिस करा, तो अब जो प्रोडक्ट होगा वो nn होगा। तो एन, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं उनको। ये जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं, और अब क्या बनाएंगे ये जर्मिनेशन के बाद? माइसीलियम ऑफ फंगाई, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास 3 स्टेप्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या क्या स्टेप्स थे? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोट फॉर्मेशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिलेड कैरियोगैमी की। डिलेड कैरियोगैमी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों में देखा जाता है, एस्कोमाइसिटीज़ में और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। किस में? एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। इसमें क्या होता है? इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज, एंड इस इंटरमीडिएट स्टेज को क्या कहा जाता है? डाईकैरियोफेज। डाईकैरियोफेज यानी कि डिलेड कैरियोगैमी मतलब कि प्लाज्मोगैमी तो हो गई, पर जो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होना था वो नहीं हुआ अभी। मतलब बेसिकली होता क्या है, ये आपका एक फंगाई है, ये दूसरा फंगाई है, ये दोनों आते हैं, इन दोनों ने अभी तक क्या करा? अपना प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कर लिया इस स्टेज पे। अब जब इनका ये जो 2 न्यूक्लियस मैंने अभी सर्कल करें, ये 2 न्यूक्लियस थे, जब तक ये फ्यूज़ होंगे, अब इस चीज़ के फ्यूजन को और ये कोई एक चीज़ बना लेंगे, एक ही न्यूक्लियस बन गया, इसको कहा मैंने कैरियोगैमी, और इस वजह से ये जो स्टेज है ये 2n है। अगर इस स्टेज और इस स्टेज के बीच में कोई डिले आ जाता है, या फिर जब हमारा प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गया पर अब हमारा न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हो रहा, तो जब तक न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होता उस स्टेज को कहा जाता है डिलेड कैरियोगैमी। उस स्टेज को क्या कहा जाता है? डिलेड कैरियोगैमी। और ये किस में दिखती है? एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। फिर अब हम आते हैं वायरसेस पर। तो डीजे वैनोवोस्की ने डीजे का जो डी है, डीजे वैनोवोस्की के स्टार्टिंग में डी आ रहा है, तो वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है डिस्कवर्ड, ठीक है, तो अब ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि डीजे वैनोवोस्की ने डिस्कवर करा था कि वायरस एज अ कैजुअल माइक्रोब विच इन्फेक्ट्स द टोबैको प्लांट, ठीक है। एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड व्हाट? दैट वायरसेस कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, यानी कि वायरसेस का जो साइज़ है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। अगर आपको याद हो तो हमने सेल वाले चैप्टर में एक लेफ़्ट पेज पे एक ऊपर डायग्राम बना हुआ होता है जिसमें सारे साइजेस बता रखे होते हैं, वायरस का, पीपीएलओ का, और ह्यूमन सेल का, आरबीसी, इन सब का। उधर भी ये बात दे रखी है कि बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, वायरसेस का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। और ये बात किसने हमको बताई थी? डीजे इवानोवस्की ने बताई थी। फिर बात करते हैं MW बीजरनिक की। बीजरनिक में जो बी आ रहा है, बी से आप याद रखो बहना, बहना मतलब टू फ्लूइड जो होता है वो बहता है ना, कि पानी बह रहा है। बीजरनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivum fluidum, यानी कि infectious living fluid. बीजनिक यानी कि बहना, बहना यानी कि टू फ्लो यानी कि फ्लूइड की बात हो रही है। तो बीजनिक ने वायरस को एक फ्लूइड बोला था, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला था वायरसेस को, और क्या, या फिर क्या बोला था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि वैसे हम हर जगह कंसिडर करते हैं कि वायरसेस नॉन लिविंग एसेलुलर क्रिएचर्स होते हैं, पर जो बीजनिक ने वर्ड बोला था वो बोला था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ना कि नॉन लिविंग। अब बात करते हैं WM स्टैनले की। शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड द क्रिस्टल्स कंटेन लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। पहले तो एक ये क्वेश्चन है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं दे कंटेन लार्जली ऑफ डैश प्रोटीन्स, ठीक है।
दूसरा, अब हम कैसे याद रखें, स्टैनले ने क्या करा था, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा कि क्रिस्टलाइज में STAR जा रहा है, क्रिस्टल में STAR है, और स्टैनले स्टर वाली साउंड बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो स्टैनले ने क्रिस्टल के बारे में बोला था, क्रिस्टलाइज्ड के बारे में बोला था। अब एक फैक्ट है जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है, तो आपको इस पर ध्यान देना है कि प्रायॉन्स आर सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये ट्रू फॉल्स की तरह आ सकती हैं ये दोनों लाइंस, तो दिस इज़ ट्रू। वायरॉइड्स जो होते हैं दे आर स्मॉलर दैन वायरस, पर प्रायॉन्स जो होते हैं दे आर सिमिलर इन साइज टू वायरस। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आई होप जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई दे आर ईजी, एज वेल एज जो कन्फ्यूजन्स होती हैं आपको अब वो कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। स्पेशली ये जो फंगाई की टेबल है, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ये वाली एक तो टेबल, एक ये वाली टेबल, और ये वाली दोनों बातें। ऑल्सो आप इन सारी ट्रिक्स को, मैं चाह रही हूँ कि आप ये NCERT में अपनी कॉपी डाउन कर लो, नहीं तो आप भूल जाओगे इन ट्रिक्स को वापस से। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो ये सारी ट्रिक्स तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू। अगले टाइम पे हम प्लांट किंगडम की सारी ट्रिक्स करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।